हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं मिस्टर हॉरर हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक पुराने बार्न की है जहां एक रहस्यमयी छाया का साया मंडराता है। आर्यन और राहुल ने उस बार्न में कदम रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। एक डरावनी रात, कुछ अनसुलझे रहस्य और एक आत्मा का प्रकोप। क्या वे इससे बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खो जाएंगे? आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। बरेली के पास स्थित एक छोटा सा गांव था जहां आर्यन अपने परिवार के साथ रहता था। आर्यन का परिवार एक पुराने किराए के मकान में रहता था जो एक बड़े खेत के बीचों बीच स्थित था। खेत का मालिक शर्मा जी थे, जो कभी कभी उस खेत पर आते थे क्योंकि वह उसे अपने छुट्टी के घर के रूप में इस्तेमाल करते थे। शर्मा जी को आर्यन और उसकी छोटी बहन रिया बहुत पसंद थे और उन्होंने दोनों को खेत में कहीं भी खेलने की इजाजत दी थी। वह उन्हें बान में भी जाने देते थे। बस एक शर्त थी, कुछ भी छेड़ना नहीं। आर्यन और रिया अक्सर बान में जाया करते थे, वहां छुपन छुपाई जैसे खेल खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहां कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां खेलते समय अक्सर महसूस करता था कि कुछ अनजानी चीज उन्हें देख रही है। एक दिन आर्यन ने रिया को डराने के लिए कह दिया कि वहां एक भूत है। रिया बहुत छोटी थी और डर के मारे उसने बान में जाना ही बंद कर दिया। लेकिन आर्यन ने जो मजाक किया था वह धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। वो जगह जहां उनका कुत्ता अचानक बिना किसी कारण के भौंकने लगता था, मुर्गियां बिना किसी वजह के डर कर इधर उधर भागने लगती थीं। कई बार तो दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो जाते थे, खासकर वह गेट जिसमें एक जटिल कुंडी लगी हुई थी, जिसे खोलने में आर्यन के दोस्त अक्सर परेशान हो जाते थे। मगर उस दरवाजे को कोई अदृश्य ताकत जैसे आसानी से खोल देती थी। आर्यन की मां बहुत धार्मिक थी। वह इन घटनाओं को फरिश्ते और शैतान कहकर टाल देती थी, लेकिन आर्यन इसे उनके घर का भूत मान चुका था। ये भूत उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि कई बार तो उनकी मदद भी करता था। जैसे कि उनके बिल्ली के बच्चे जो गुम हो जाते थे, हमेशा वापस आ जाते थे। एक बार तो उसके पापा की गाड़ी के नीचे एक सांप था और तभी अचानक उनकी गाड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, जिससे वह समय रहते सांप को देख पाए और बच गए। आर्यन को यह सब अजीब तो लगता था, मगर डरावना नहीं। लेकिन असली डरावनी कहानी तब शुरू हुई जब आर्यन के कुछ कजिन्स उनके घर आए। वह सब खेत की हरियाली और खुली जगहों का मजा लेने आए थे। आर्यन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्यों न बार्न में भूतों का शिकार किया जाए। यह सोचकर वह सब रात को घर से निकल पड़े। आर्यन के पास एक पुरानी पोलारॉइड कैमरा और एक टॉर्च थी और उसका सबसे पुराना फोन भी साथ था। बार्न में पहुंचने के बाद आर्यन ने सभी को सावधान किया कि कुछ भी छेड़ना मत, लेकिन उसके कजिन्स ने उसकी एक न सुनी। वे पुराने ट्रैक्टर पर कूदने लगे, सूखी घास पर उछलने लगे। आर्यन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं हुआ। बान में एक दूसरी मंजिल भी थी जहां पुराने समय में घास रखी जाती थी। अब वह जगह खाली पड़ी थी और अंधेरा और खौफनाक लग रहा था। आर्यन ने सबको वहां चलने के लिए कहा। वे सब वहां बैठे और आर्यन ने अपने भूत से बात करने का खेल शुरू किया। उसने वही पुराना डायलॉग दोहराया, अगर यहां कोई है तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस समय आर्यन को यह एहसास नहीं हुआ कि वहां कुछ ज्यादा भयानक था, कुछ ऐसा जो उन्हें चुपचाप देख रहा था। आर्यन ने ध्यान दिया कि बाहर की सड़क की आवाजें भी थम गई थीं, जैसे समय ठहर सा गया हो। आर्यन ने सोचा कि शायद कुछ नहीं हुआ और उसने सबको वापस चलने के लिए कहा। उसकी बहन रिया अब थक चुकी थी और बाकी कजिन्स भी थोड़े बोर हो रहे थे। आर्यन सबके पीछे था जब उसे अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। आर्यन ने पलटकर टॉर्च की रोशनी अंधेरे में डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपना कैमरा निकाला और एक तस्वीर ली। यह सोचकर कि टॉर्च की रोशनी में वह जगह और डरावनी लगेगी, उसने फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद आर्यन नीचे उतरने लगा, फोटो को धीरे धीरे हिलाते हुए ताकि वह सही से डेवलप हो जाए। नीचे पहुंचते ही उसकी एक कजिन ने कहा, यहां दीवार पर एक अजीब सा कीड़ा है। बाकी सब उस कीड़े की तरफ देख रहे थे। आर्यन ने भी थोड़ी देर ध्यान दिया, फिर उसने अपनी तस्वीर देखी। जब उसने देखा,
उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उस तस्वीर में बाण के कोने में दो काले पैरों की परछाई दिख रही थी, जो उसने अपने कैमरे से पहले नहीं देखी थी। आर्यन ने सबको चुप रहने को कहा और बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक सबने उसकी घबराई हुई आवाज से कुछ गलत होने का अंदेशा कर लिया था। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी जूते पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। सब एकदम खामोश हो गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे वह ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो। डर से जर हुए सबके पैर ठिठक गए थे, लेकिन फिर आर्यन ने अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और बाकी कजिन्स को धक्का देते हुए भागने को कहा। सबने दौड़ लगाई और बाण का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने बाहर से उसे खोलने की कोशिश की हो। दरवाजा कांपने लगा और सब चिल्लाते हुए घर की तरफ भागे। उस रात आर्यन की बहन रिया डर के मारे रोते हुए अपने पापा के पास भाग गई। पापा ने उसकी बात सुनी और मां को सब समझाने की कोशिश की, लेकिन मां ने इसे बच्चों की शरारत मान लिया। आर्यन और उसके कजिन्स ने कई बार समझाया कि यह कोई मजाक नहीं था, लेकिन मां नहीं मानी। इसके बाद उन सबको बाढ़ में जाने से मना कर दिया गया। पर सच तो यह था कि आर्यन ने फैसला कर लिया था कि वह अब कभी भी उस बाण के करीब नहीं जाएगा। जो कुछ भी वहां था वह बहुत बुरा था। कुछ ऐसा था जो अब उन्हें वहां बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्यन को अब समझ आ चुका था कि वह खेत सिर्फ एक भूत का घर नहीं था, बल्कि किसी और की बुरी आत्मा भी वहां बसती थी। उसने अपनी जिंदगी में फिर कभी बाण की ओर नहीं देखा। यहां तक कि जब उसने अपने सीनियर फोटो खिंचवाए तो भी उसने बाण से बहुत दूरी बनाए रखी, क्योंकि उस रात के बाद वह जानता था कि बाण में दोबारा कदम रखने पर उसकी जान को खतरा हो सकता था। उस घटना के बाद आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब बाण के आसपास भी जाने से कतराता था। उसकी रातें अक्सर उस अजीब साये के डर से जागते हुए गुजरने लगीं, जो उसने उस रात देखा था। जब भी वह खेत के पास जाता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हालांकि उसके कजिन्स और बहन ने उस अनुभव को धीरे धीरे बुला दिया, लेकिन आर्यन के दिल में वह डर आज भी बैठा हुआ था। वक्त बीता गया और कुछ साल बाद आर्यन का कॉलेज के लिए लखनऊ में दाखिला हो गया। वह अपने पुराने जीवन से दूर हो गया था, लेकिन बाण का वो भयानक अनुभव उसके दिमाग के किसी कोने में हमेशा छुपा रहता था। लखनऊ की चहल पहल और उसकी कॉलेज लाइफ ने उसे उस डर से थोड़ा दूर कर दिया था। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्त राहुल के साथ अपने गांव वापस जा रहा था, उस रात की यादें फिर से ताजा उठीं। राहुल, जो आर्यन का कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था, अक्सर उसके गांव के बारे में सुना करता था। वह हमेशा उन कहानियों को सुनकर हंसता और कहता, यार ये सब अंधविश्वास है। चल इस बार तेरे गांव जाते हैं और उस बार में खुद देखते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या है। आर्यन उसे बार बार मना करता, लेकिन राहुल जिद्दी था। उसने ठान लिया था कि वह आर्यन के साथ बाण जाकर इस भूतिया कहानी का सच जानेगा। आर्यन को एक तरफ डर लग रहा था, लेकिन दूसरी ओर वह खुद भी जानना चाहता था कि उस रात आखिर क्या हुआ था। क्या वह सब सिर्फ उसका भ्रम था या फिर सचमुच उस जगह पर कुछ भयानक था। वे दोनों ट्रेन से बरेली पहुंचे और फिर गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव पहुंचते ही राहुल ने एक बार फिर आर्यन से कहा, आज रात हम बाण में जाएंगे और सच का सामना करेंगे। आर्यन मन ही मन घबरा रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बहन रिया और माँ पापा अब भी उसी घर में रहते थे, लेकिन आर्यन ने महसूस किया कि अब घर के आसपास की हवा में एक अलग सा तनाव है। उसकी माँ अब भी धार्मिक रीति रिवाजों में डूबी रहती थी और पापा भी अब पहले से ज्यादा चुप रहते थे। रात का समय हो चुका था। राहुल अब भी अपने इरादे पर अड़ा हुआ था। उसने आर्यन को जबरदस्ती राजी कर लिया कि वे बाण जाएंगे। आखिरकार आर्यन ने हार मान ली और कहा, ठीक है चलो देखते हैं, पर पहले मां से चुपके से निकलना होगा। वो अब भी बाण के बारे में बहुत सख्त हैं। रात के करीब 11 बजे जब घर में सब सो चुके थे, आर्यन और राहुल अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकले। टॉर्च और कैमरा लेकर वे खेत की तरफ बढ़ने लगे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। खेत के चारों ओर फैला सन्नाटा उन्हें और भी खौफनाक लगने लगा था। जैसे ही वे बाण के पास पहुंचे, आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सांसें भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार तू इतना डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ मन का वहम है।
उन्होंने बार्न का दरवाजा खोला। अंदर वही पुरानी महक और धूल थी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और कहा, देख, कुछ नहीं है, चल ऊपर चलते हैं। आर्यन को याद आया कि उस रात जब वह आखिरी बार ऊपर गया था, कुछ भयानक हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राहुल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर की मंजिल अब भी खाली थी, लेकिन अंधेरे में कुछ और भारी और खौफनाक महसूस हो रहा था। आर्यन ने फिर से उस रात की यादों को अपने दिमाग में दौड़ते हुए महसूस किया। वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा का झोंका। राहुल ने मस्ती करते हुए कहा, चल भूत से बात करते हैं, अगर यहां कोई है तो सामने आओ। और तभी जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, फर्श पर जैसे किसी भारी चीज ने कदम रखा हो। आर्यन का दिल एकदम धक से रह गया और राहुल के चेहरे पर भी अब हंसी गायब हो गई थी। आवाज फिर से आई। अब की बार वह साफ थी, जैसे कोई लकड़ी के जूतों में वहां चल रहा हो। राहुल और आर्यन दोनों ठिठक गए। दोनों की टॉर्च की रोशनी एक ही दिशा में थी, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सीढ़ियों के पास एक छाया सी दिखी। आर्यन ने राहुल की तरफ देखा और दोनों की आंखों में डर साफ छलक रहा था। राहुल, जो अभी तक बहादुरी दिखा रहा था, अब कांपने लगा था। चलो यहां से, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से कांप रही थी। राहुल ने सिर हिलाया और दोनों जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे नीचे उतरे, पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और सीढ़ियां हिलने लगीं। दोनों ने दौड़ते हुए बार्न का दरवाजा बंद किया और खेत की ओर भागे। आर्यन और राहुल जैसे ही बार्न से बाहर निकले, दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। आर्यन के दिल में फिर वही पुराना डर घर कर चुका था, जो सालों से उसने दबा रखा था। राहुल, जो पहले तक मजाक कर रहा था, अब पूरी तरह से शांत था। दोनों बिना एक शब्द बोले घर की ओर भागे। जैसे ही वे घर पहुंचे, आर्यन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोनों चुपचाप अपने कमरे में घुस गए। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह क्या था यार? मैंने कभी ऐसी चीज महसूस नहीं की। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि जो कुछ भी उन्होंने ऊपर देखा था, वह मजाक नहीं था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें वहां नहीं चाहता। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कमरे की खिड़की के बाहर से ठंडी हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जो डर और घना कर रही थी। जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक खिड़की के बाहर कुछ सरकने की आवाज आई। राहुल ने चौंककर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन भी जाग चुका था। उसकी आंखें खिड़की की तरफ थीं। दोनों ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा, मगर अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सुबह का उजाला होने तक दोनों ने बिना सोए ही रात बिताई। जैसे ही सुबह हुई, वे दोनों उठे और आर्यन की मां के पास पहुंचे। उसकी मां पूजा कर रही थी और आर्यन ने राहुल को इशारा किया कि अब उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आर्यन ने सोचा कि अगर उसने फिर से इस घटना का जिक्र किया, तो उसकी मां पहले की तरह इसे नजरअंदाज कर देगी। दिन के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। खेतों में किसान काम कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने दिन में थोड़ा आराम किया, मगर आर्यन का मन अब भी बेचैन था। वह बार बार उस रात की आवाजों और परछाइयों के बारे में सोच रहा था। उसे यह डर था कि अगर वह फिर से उस जगह के पास गया, तो कुछ बुरा हो सकता है। दोपहर के बाद आर्यन और राहुल गांव के बाहर घूमने निकल गए। वहां के लोग अब भी रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, लेकिन जब वे गांव के किनारे वाले मंदिर के पास पहुंचे, तो आर्यन ने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, और जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसकी निगाहें एकदम ठहर गईं। आर्यन ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की निगाहें उसे बेचैन कर रही थीं। तभी वह औरत धीरे धीरे उठी और उनके पास आई। तुम बार्न के पास गए थे ना? उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। राहुल चौंक गया और आर्यन के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। आर्यन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। हां, पर आपको कैसे पता? उस बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, वहां कुछ है जिसे छेड़ने की इजाजत नहीं है। जो लोग उसकी शांति भंग करते हैं, वे बच नहीं पाते। मैंने कई साल पहले अपने बेटे को उस बार्न में खो दिया था। उसकी आवाज में डर और गुस्से का मिश्रण था। तुमने उसकी गुस्सा दिलाई है। अब देखना वह कैसे पीछा करता है। राहुल ने औरत की बात को एकदम मजाक में लिया। अरे, ये सब पुरानी कहानियां हैं।
उसने हंसते हुए कहा। लेकिन आर्यन को बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई का एहसास हो रहा था। वह समझ गया था कि जो भी बाण में था उसने अब उन्हें निशाना बना लिया था। शाम होने तक वे दोनों घर वापस आ गए। राहुल अब भी उस घटना को लेकर उतना गंभीर नहीं था, लेकिन आर्यन का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात का वक्त फिर से आ चुका था। इस बार माहौल और भी खौफनाक था। घर के आसपास की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था और अचानक आर्यन के कमरे की खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। पहले तो आर्यन ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास से गुजरने लगी। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने राहुल को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। राहुल ने देखा और उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई। वे दोनों खिड़की के पास गए, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, परछाई गायब हो चुकी थी। अब हमें कुछ करना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। हमें यह पता लगाना होगा कि वहां असल में क्या है। आर्यन अब और डर में नहीं जीना चाहता था। उसने तय किया कि अगली सुबह वे गांव के पुजारी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बाण का सच क्या है। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन और राहुल तैयार हो गए। पिछली रात की घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब इसे अनदेखा करना मुमकिन नहीं है। आर्यन ने अपनी मां से कहा कि वे गांव के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, और राहुल ने भी बिना कोई विरोध किए हामी भर दी। आर्यन की मां कुछ हैरान दिखी, क्योंकि दोनों लड़के अचानक धार्मिक हो गए थे, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। गांव के मंदिर का रास्ता गांव के पुराने इलाके से होकर जाता था। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और गांव के लोग इसे बहुत पवित्र मानते थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण शांत और स्थिर था। पुजारी, जो लगभग 60 साल के बुजुर्ग थे, सुबह की पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन जब आर्यन और राहुल उनके पास पहुंचे और बाण की घटना का जिक्र किया, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम बाण के बारे में क्यों पूछ रहे हो? पुजारी ने गहरी आवाज में पूछा। आर्यन और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। राहुल ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने पहले बोलना शुरू किया। पंडित जी, हम वहां गए थे। वहां कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे। हमें वहां एक छाया दिखाई दी और हम उसे महसूस कर सकते हैं। पुजारी कुछ देर तक शांत रहे और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। यह बाण एक साधारण जगह नहीं है। यह जमीन बहुत पुरानी है और यहां कभी कुछ भयानक हुआ था। सालों पहले यहां एक जमींदार रहता था जो बहुत कठोर और निर्दयी था। वह अपने खेतों में काम करने वालों पर अत्याचार करता था। एक दिन कामगारों ने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा इस जगह पर फंसी रह गई। उसने अपने साथ कई लोगों की आत्माओं को भी बांध रखा है। आर्यन और राहुल दोनों हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस बाण की कहानी इतनी गहरी और डरावनी हो सकती है। तो हम अब क्या करें? राहुल ने पुजारी से पूछा। हम तो बस जानना चाहते थे कि वहां क्या है। हमने कोई बुरा इरादा नहीं रखा था। पुजारी ने गंभीरता से कहा। तुमने गलती कर दी है कि वहां गए। उस आत्मा को शांति में रहने दो। वह आत्मा गुस्से में है और जो कोई भी उसके स्थान को छेड़ता है, उसे वह आसानी से नहीं छोड़ता। तुमने उसका गुस्सा भड़काया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। आर्यन और राहुल ने पुजारी से पूछा कि क्या कोई उपाय है। पुजारी ने उन्हें बताया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम दोनों को यह करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह खतरे से भरा होगा। उन्होंने दोनों को अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी होगी। आर्यन और राहुल को यह सुनकर थोड़ा डर तो जरूर हुआ, लेकिन वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें उस आत्मा से पीछा छुड़ाना था। उस रात जब वे वापस घर लौटे तो माहौल और भी अजीब हो चुका था। हवा भारी लग रही थी और घर के आसपास की सन्नाटा और गहरा हो चुका था। घर के अंदर घुसते ही दोनों को एक ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। राहुल ने आर्यन से कहा, यार, ये सब कुछ अजीब हो रहा है। लगता है उस आत्मा ने सच में हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उस रात दोनों ने अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो यह हल्की सरसराहट थी,
लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें और तेज होती गई। राहुल ने चौंक कर आर्यन को उठाया। सुनो, ये क्या है? आर्यन ने भी उन आवाजों को सुना। वे जैसे ही उठे, अचानक से खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। दोनों ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर से वही दस्तक हुई, इस बार और भी तेज। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है। राहुल ने डरते हुए कहा, अब और नहीं, मुझे यहां से निकलना है। वह अपने बैग उठाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंड और बढ़ गई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हो। राहुल और आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। हम फंस गए हैं, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। यह हमें जाने नहीं देगा। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक धीमी घुटी हुई आवाज आई। आर्यन और राहुल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई और दोनों गुप अंधेरे में खड़े हो गए। कमरे में अचानक आई अंधेरे के बाद आर्यन और राहुल अब तक पूरी तरह से डर में थे। एक पल के लिए कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर घूर रही है। राहुल ने धीरे धीरे अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन अजीब तरह से वह भी चालू नहीं हो रही थी। यह हमें देख रहा है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर एक और जोरदार दस्तक हुई, और इस बार यह इतनी तेज थी कि दरवाजा थक्का खा गया। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ झटके से पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे झटका दिया हो। हम फंस गए हैं, राहुल ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में अब तक का सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने भी खुद को असहाय महसूस किया। वह सोचने लगा कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें अब जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। कुछ समय बाद वह अदृश्य शक्ति अचानक शांत हो गई। अजीब बात थी कि सन्नाटा फिर से छा गया। राहुल ने कहा, शायद अब यह चला गया है। वह फिर से दरवाजे के पास गया और इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों लड़के जल्दी से बाहर निकल आए और सीधे आर्यन के माता पिता के कमरे में दौड़े। उनकी मां पूजा कर रही थी, और जब उन्होंने ये देखा कि बच्चे इतनी बुरी हालत में हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें शांत किया। लेकिन जब उन्होंने उनके डर के पीछे की कहानी सुनी, तो उनकी मां फिर से इसे दैवीय खेल कहने लगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सब संभाल लेंगे, बस अपना विश्वास मजबूत रखो, उनकी मां ने कहा। आर्यन को लगा कि अब बस यहीं उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अब भी उसके दिल में थी। अगली सुबह वे दोनों मंदिर लौटे, जहां पुजारी उनकी पूजा की तैयारी कर चुके थे। पूजा के दौरान पुजारी ने मंत्रों का जाप किया और उस आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश की जो बाण में बस गई थी। आर्यन और राहुल भी मंत्रों के उच्चारण में शामिल हुए। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, पुजारी का चेहरा और अधिक गंभीर होता गया। यह आत्मा केवल शांत नहीं हो रही है, इसका गुस्सा बहुत गहरा है, उन्होंने कहा। उन्होंने आर्यन और राहुल को कुछ रक्षात्मक ताबीज दिए और कहा, तुम्हें इनकी जरूरत होगी, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उस शाम जब वे वापस लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अजीब तरह से आर्यन के दिल में अब भी एक अजीब सा डर बना हुआ था। रात को वे दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, जब अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कुछ अजीब घटित होने वाला हो। वह फिर से आ गया है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज अब कम कंपा रही थी। आर्यन खिड़की की तरफ गया और झांक कर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। यह हमारी कल्पना हो सकती है, आर्यन ने कहा, लेकिन वह खुद भी आश्वस्त नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं थी, बस खुल गया, जैसे किसी ने उसे धीरे से धक्का दिया हो। आर्यन और राहुल दोनों चौंक गए, लेकिन दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था। तभी कमरे में से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कोई मौजूद है। तभी एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज, मगर वह किसी इंसान की नहीं थी। तुमने मुझे फिर से बुलाया है, वह आवाज धीरे धीरे फुसफुसाई। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी वे समझ गए कि ये वही आत्मा है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा कि शायद उन्हें भागने का कोई रास्ता मिल सकता है,
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे में अचानक रोशनी तेज हो गई और हर चीज हिलने लगी। ये जैसे भूकंप जैसा कुछ था, लेकिन वे समझ गए कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी आंखें खाली हो गई थीं। आर्यन ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। राहुल, उठो! आर्यन ने चिल्लाया, लेकिन राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी दरवाजे के पास फिर से वह परछाई प्रकट हुई। यह वही परछाई थी जिसे उन्होंने बाढ़ में देखा था। आर्यन ने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह परछाई राहुल के ऊपर आई, राहुल की सांसें थम गई। आर्यन की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका था और वह कुछ नहीं कर सका। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अचानक आर्यन की आंखों में अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वह धुंधली सी हो गई और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई। उस परछाई ने सिर्फ राहुल को नहीं, बल्कि आर्यन को भी अपने वश में कर लिया था। आर्यन के अंदर वह आत्मा अब बस चुकी थी। उसने अब अपने होश खो दिए थे और उसकी आंखों में सिर्फ शून्यता बची थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और घर से बाहर चला गया, जैसे अब उसे किसी अदृश्य ताकत ने नियंत्रण में ले लिया हो। गांव के लोगों ने अगले दिन देखा कि आर्यन का भी कोई पता नहीं चल रहा था। जब उसकी तलाश की गई तो पता चला कि वह बाण के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में था। और इस तरह एक साधारण सी खोज दो दोस्तों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। राहुल की मौत और आर्यन की खोई हुई पहचान ने इस बाण के रहस्य को और गहराई दे दी। गांव के लोग अब इस जगह से दूर रहते थे और कोई भी इस आत्मा के प्रकोप से बचने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी का अंत इस अप्रत्याशित मोड़ के साथ होता है, जहां एक आत्मा ने न केवल उन्हें डराया, बल्कि पूरी तरह से कब्जे में ले लिया और एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि दूसरा अपनी खुद की पहचान खो बैठा।